हाँ, तो हम पढ़ने वाले हैं आज समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होती हैं, इनको सीखेंगे, इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5 चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं हम। चैप्टर 5। ठीक है, चैप्टर 5 पर है समांतर श्रेणियाँ। क्या है? समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, समांतर श्रेणियाँ है चैप्टर 5। हम समांतर श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होती हैं समांतर श्रेणियाँ, इनको समझेंगे और इनके क्वेश्चन सॉल्व करना है। इनको इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और शॉर्ट में इनको एपी भी बोलते हैं। शॉर्ट में इनको एपी भी बोलते हैं। ठीक है, तो एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। ठीक है, याद रखना कि इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे तो समांतर श्रेणी के बारे में देखते हैं। तो जो समांतर श्रेणी होती है उसका प्रथम पद कहलाता ए कहलाएगा क्या? प्रथम पद। और A1 भी प्रथम पद होता है। ठीक है, प्रथम पद क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा और A1 भी प्रथम पद होता है। ठीक है, फिर सारवांतर, फिर होता सारवांतर। सारवांतर कहलाता है डी। ठीक है, डिफरेंट होता है ये किन्हीं दो पदों के बीच का डिफरेंट होता है सारवांतर। ठीक है, प्रथम पद तो जानते ही हो कि पहला पद होगा वही प्रथम पद कहलाएगा। सारवांतर जो होता है प्रत्येक पदों के बीच का अंतर होता है। ठीक है, दो पदों के बीच का अंतर देखेंगे आगे, आपको समझ में आ जाएगा। आगे एग्जाम्पल देंगे तो एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। जैसे कोई ये समांतर श्रेणी है 2 4 6 8। ठीक है, तो यदि इसमें हम सारवांतर देखेंगे, सारवांतर देखते तो सारवांतर के लिए क्या करते? अगले वाले पद में से पिछला वाला पद घटाते हैं। तो अगले वाले पद में से 4 में से 2 घटाएंगे तो सारवांतर कितना मिलेगा हमें? 2। ठीक है, याद रखना सारवांतर ऐसे फाइंड करते हैं और प्रत्येक पदों के बीच सारवांतर बिल्कुल समान होता है, तभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी, नहीं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। यदि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो सारवांतर समान होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या, पदों की संख्या होती n। ठीक है, n को क्या बोलते हैं? पदों की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, और आगे चलते हैं। पदों की संख्या, अब nवां पद, nवां पद कहलाता an। ठीक है, कुछ इस टाइप से होता है सिस्टम की A1 ये पहला पद हो गया, फिर A2 ये दूसरा पद हो गया। ठीक है, जितने लगाते जाएंगे नीचे जितनी संख्या लिखते जाएंगे वही वाला पद हो जाएगा। ठीक है, वही टर्म हो जाएगा। A3 ये तीसरा वाला टर्म हो गया, A4 ये चौथा वाला टर्म हो गया। ठीक है, यदि ऐसा लिख दे कि A10 तो ये कौन सा टर्म होगा? 10वां टर्म। ठीक है, फिर AN लिख दें तो ये nवां टर्म होगा। ठीक है, चलो इस टाइप से होता रहता सिस्टम। तो ये क्या कहलाएगा? nवां पद an। ठीक है, ये बिल्कुल आधार में होता है, इसके बेस में होता है। ठीक है, तो ये कहलाता nवां पद। इसके बाद है अंतिम पद। अंतिम पद को शो करते l से। ठीक है, अंतिम पद को किससे शो करते? l से। l लास्ट टर्म। ठीक है, l का मतलब होता है लास्ट टर्म। ठीक है, चलो लास्ट टर्म हो गया, बस इनके बारे में हमें पढ़ना है, इतने ही, और फिर आगे देखेंगे। याद रखना कि प्रथम पद क्या होता है? a या A1 ये प्रथम पद ही कहलाएगा। ठीक है, सारवांतर भी कहलाएगा। पदों की संख्या nवां पद क्या कहलाएगा? an। अंतिम पद क्या कहलाएगा? l। राइट, चलो आगे चलते हैं। फिर समांतर श्रेणी का व्यापक रूप पढ़ते हैं।
समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्यापक रूप, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्यापक रूप, जनरल फॉर्म, ठीक है। समांतर श्रेणी का जनरल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे होता है ये देख लीजिए। जो इसका व्यापक रूप होता है इस टाइप का होता है। पहले आता प्रथम पद। प्रथम पद क्या है? ए, ठीक है। और फिर इसके बाद अगला जो पद होगा तो वो पद क्या होगा? ए प्लस डी, राइट। इसमें देखना, यदि हम प्रथम पद में सारवांतर जोड़े तो दूसरा वाला पद मिलेगा, ठीक है। दूसरे पद में सारवांतर जोड़े तो तीसरा वाला पद मिलेगा। तीसरे वाले पद में सारवांतर जोड़े तो चौथा वाला पद मिलेगा। इस टाइप से होता रहता है इसमें, ठीक है। तो हमने प्रथम पद में सारवांतर जोड़ दिया तो ये दूसरा वाला पद हो गया, ठीक है। या इसको A2 भी बोल सकते, A2 क्या हो जाएगा? A प्लस डी, राइट। तो दूसरा वाला पद ये हो जाएगा। फिर से क्या होता है कि प्रथम पद जोड़ते जाओ तो अगला पद मिलता है। यदि सारवांतर जोड़ते जाओ तो पहला अगला वाला पद मिलता है। यदि सारवांतर घटाते जाओ तो पिछला वाला पद मिलता है। हम यदि दूसरे वाले पद में ये दूसरे वाले पद में यदि हम सारवांतर घटा देंगे तो हमें ये प्रथम पद मिलेगा, ठीक है। जोड़ेंगे तो अगला पद मिलेगा और घटाएंगे तो पिछला वाला पद मिलेगा, ये याद रखना। तो इसका जो तीसरा पद होगा, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कर रहे, तीसरा पद होगा तो इसमें सारवांतर जोड़ेंगे। दूसरे वाले पद में, ये दूसरा वाला पद है, इसमें हमने सारवांतर जोड़ दिया तो a प्लस ये dd 2d हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा पद क्या हो जाएगा? a प्लस 2d, ओके। फिर इसके बाद a प्लस 3d, ये फोर्थ टर्म हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद a प्लस 4d, 3d, a प्लस 4d देखना, हमें जौन सा भी पद ज्ञात करना है तो उसमें क्या करेंगे हम, जैसे हमें फोर्थ टर्म ज्ञात करना है, ठीक है, A4 ज्ञात करना, तो सीधा सीधा सिंपल सा तरीका है। क्या करेंगे? फोर्थ टर्म ज्ञात करना तो 4 में से 1 माइनस किया यानी कि 3 आया। फिर उसमें हम सारवांतर का मल्टीप्लाई करेंगे और प्रथम पद जोड़ देंगे तो ये क्या कहलाएगा? तुम्हारा फोर्थ टर्म कहलाएगा, ठीक है। इस टाइप से ये श्रेणी चलती रहती है, आगे पहुंचती है nवें पद पर, ठीक है। तो nवां पद क्या होता है? जैसे हमने यहाँ बताया वैसे nवां पद लिखेंगे। यहाँ क्या बताया? जैसे कोई भी पद लिखते हैं, जैसे तीसरा पद लिखते हैं, जो तीसरा पद लिखेंगे तो तीसरा पद लिखने के लिए क्या करेंगे? 3 में से 1 माइनस करेंगे यानी कि 2 आएगा। उसमें सारवांतर का मल्टीप्लाई करेंगे और प्रथम पद जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा पद, इस टाइप से। और यदि हमें nवां पद ज्ञात करना तो nवां पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? हम n में से 1 माइनस करेंगे, उसमें सारवांतर का मल्टीप्लाई करेंगे और प्रथम पद जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये कहलाएगा हमारा nवां पद, ठीक है। आगे समझ में? चलो, और आगे भी ये श्रेणी चलती रहती है। तो इस टाइप से ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हो गया। इसको याद रखना है, इसका व्यापक रूप परीक्षा में पूछा जाता है कभी कभी, तो व्यापक रूप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो इन सब के बारे में बता दिया, फिर आगे चलते हैं, आगे प्रश्नावली देखते हैं। लगभग सारवांतर हो गया। सारवांतर याद रखना, सारवांतर धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सारवांतर, ठीक है। सारवांतर कैसा होता है? धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। ये जो सारवांतर है ये कैसा हो सकता है? धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है सारवांतर। जैसे हम सारवांतर निकालेंगे तो धनात्मक भी मिल सकता है, ऋणात्मक भी मिल सकता है और शून्य भी मिल सकता है। तो इतना आप लोगों को याद रखना।
कि किसी भी पद में अगर सारवांतर जोड़ते हैं तो उसके अगले वाला पद मिलेगा, ठीक है। और किसी भी पद में सारवांतर जोड़ेंगे तो उसका पिछला वाला पद मिलेगा। यदि ये पांचवा पद है, यदि पांचवें पद में हम सारवांतर जोड़ेंगे तो छठवां पद मिलेगा, ठीक है। यदि छठवें पद में से सारवांतर घटाएंगे तो पांचवा पद मिलेगा, ठीक है। और पांचवें पद में से सारवांतर घटाएंगे तो चौथा वाला पद मिलेगा। आगे समझ में? तो ऐसे ही करते हैं इसको सॉल्व। और ये इतना याद रखना, ये बिल्कुल सरल होता है। प्रथम पद होता है a, दूसरा पद होता है a प्लस डी, तीसरा पद होता है a प्लस 2d, फिर चौथा पद होता है a प्लस 3d, a प्लस 4d, ऐसे डॉट डॉट करके nवा पद होता a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे डॉट डॉट करके आगे भी ये श्रेणी चलती रहती है, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्नावली 5.1 एक्सरसाइज 5.1 पर आ जाते हैं। तो इसमें पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1। 5.1 में पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। ये भी लिखना है कि क्यों है। हमें ये पता करना है कि ये एपी है या नहीं है, ठीक है। और इसमें ये भी लिखना है कि क्यों है एपी, ठीक है। चलो तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। तो क्वेश्चन कह रहा कि टैक्सी का जो किराया है, प्रथम किलोमीटर का किराया, टैक्सी का प्रथम किलोमीटर का किराया, ठीक है। टैक्सी का प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है? 15 रुपीज, ठीक है। तो 15 रुपीज है प्रथम किलोमीटर का किराया और इसके बाद प्रति किलोमीटर का किराया है 8 रुपए तथा प्रति किलोमीटर का किराया इसके बाद जो प्रथम किलोमीटर के बाद का जो किराया है प्रति किलोमीटर का वो है 8 रुपए प्रति किलोमीटर। 1 किलोमीटर के 8 रुपए लगेंगे, ठीक है। उसके बाद चलेंगे तो फिर इसमें हम सीरीज बनाते हैं। तब श्रेणी, अभी हम श्रेणी बना रहे, ओनली श्रेणी, ना कि समांतर श्रेणी। याद रखना कि अभी समांतर श्रेणी नहीं, श्रेणी बना रहे हैं ओनली, ठीक है। फिर ये देखेंगे कि समांतर श्रेणी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देख लेंगे बाद में। तो पहला पद है कितना? 15, ठीक है। यदि 1 किलोमीटर गए तो किराया कितना लगेगा? 15 रुपीज, ठीक है। यदि 2 किलोमीटर गए तो पहले किलोमीटर का 15 रुपीज है और फिर दूसरे किलोमीटर का 8 रुपए लगेगा, तो टोटल मिला के 23 रुपए लगेगा किराया, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे क्या? 23 अगला वाला पद। यदि हम 3 किलोमीटर गए, ठीक है, तो 3 किलोमीटर के लिए किराया क्या होगा हमारा? इसमें भी 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 31, ठीक है। फिर इस टाइप से होता जाएगा। फिर अगला टर्म, नेक्स्ट टर्म होगा 39, फिर इस टाइप से डॉट डॉट करके आगे हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखना है कि ये जो सीरीज बनी है ये एपी है या नहीं है, ठीक है। तो एपी देखने के लिए हम क्या करेंगे? प्रत्येक पदों के भी सारवांतर निकालेंगे और यदि सारवांतर समान निकला प्रत्येक पदों के बीच तो ये दी गई सीरीज एपी बन जाएगी, ठीक है। तो सारवांतर कैसे निकालते? सारवांतर निकालना है कैसे? अगले वाले पद में से पिछला वाला पद घटाना, अगले वाले पद में से पिछला वाला पद घटाना, अगले वाले पद में से पिछला वाला पद घटाना। कम से कम 2 से 3 बार हम सारवांतर निकालेंगे और फिर हम कह सकते हैं कि जो श्रेणी दी गई है, जो सीरीज दी गई है वो एपी है, ठीक है। तो हम चलो सारवांतर निकालते हैं। अब सारवांतर निकालेंगे। सारवांतर d इक्वल टू 23 माइनस 15, ठीक है। या इसको पहले इस टाइप से लिख सकते हैं, a2 माइनस a1, यानी कि a2 की वैल्यू है 23, यानी दूसरा पद माइनस प्रथम पद,
ठीक है। तो 23 माइनस 15 इक्वल टू कितना मिलेगा 8। ठीक है, इसी प्रकार से 2-3 बार और लिख लेंगे, 2 बार और लिख लेंगे तथा सारवांतर, पुनः सारवांतर निकालेंगे, पुनः सारवांतर d इक्वल टू, ठीक है, फिर से निकालेंगे सारवांतर। तो अब इन दोनों पदों के बीच निकालेंगे a3 माइनस a2। ठीक है, तो सारवांतर कितना निकलेगा, a3 की वैल्यू क्या है, a3 है 31 माइनस 23 इक्वल टू कितना बचेगा 8। ठीक है, और फिर अगला वाला पद देखेंगे तथा सारवांतर फिर से एक बार और निकालेंगे अगले वाले पद से। तो अगला वाला पद देखो, ये फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म में से 3 तीसरे नंबर का टर्म घटा देंगे, यानी थर्ड टर्म घटा देंगे। तो a4 माइनस a3, a4 की वैल्यू 39 माइनस a4 की वैल्यू नहीं, a4 की वैल्यू 39 माइनस a3 की वैल्यू 31 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। देखो हमें सारवांतर समान मिला। ठीक है, तो सारवांतर समान मिले तो लिख देना है सीधा सीधा कि दी गई सीरीज एपी है। ठीक है, तो चूंकि प्रत्येक पदों के बीच सारवांतर समान है, सारवांतर समान है, अतः दी गई श्रेणी एपी है। एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी है। तो इस टाइप से तुम्हें सॉल्व करना है। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले का दूसरा क्वेश्चन है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो बेलन में हवा उपस्थित है, ठीक है, तो उसका आयतन हम कुछ ना कुछ मान लेंगे, वॉल्यूम उसका कुछ ना कुछ मान लेंगे। बेलन में जो हवा का आयतन है तो कुछ ना कुछ मान लेंगे। क्या होता है कि एक बार जो हवा निकाली जाती है, हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल दिया जाता है, जितना भी बचता है। तो एक बार में 1/4 भाग बाहर निकाल देंगे, फिर जितना बचेगा फिर उसमें से 1/4 भाग बाहर निकाल देंगे, फिर जितना बचेगा फिर उसमें से 1/4 भाग बाहर निकाल देंगे, और इसी टाइप से हम निकालते रहेंगे। ठीक है, तो इसी टाइप से निकालना है। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है ये। तो इसमें मान लेंगे, माना बेलन में हवा का आयतन भी है। ठीक है, हवा का आयतन भी है। तब श्रेणी, तो श्रेणी बनाएंगे हम। ठीक है, तो पहले हवा कितनी भरी हुई है, v। ठीक है, v भरी हुई है हवा। अब इसमें से 1/4 भाग बाहर निकल गया। देखो v में से v का चौथा भाग बाहर निकल गया। हम इसको सॉल्व करेंगे, अपॉन में 1 करेंगे, 4 आएगा एलसीएम, डिवाइड करेंगे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4v माइनस, डिवाइड करेंगे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो v, 4v में से 1v चला गया तो 3v बचेगा अपॉन 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा नेक्स्ट टर्म 3v अपॉन 4। ठीक है, अब क्या करना है, अब हवा इतनी बची हुई है बेलन में। ठीक है, अब इसका भी हमें 1/4 भाग बाहर निकालना है। ठीक है, तो इसका इसमें से 1/4 भाग बाहर निकालेंगे तो 3v में से 3v अपॉन 4 इसका 1/4 भाग बाहर निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं आगे, 3v अपॉन 4 हो जाएगा, और ये ऊपर वाले के डिवाइड में है तो नीचे आएगा, यानी कि 3v अपॉन 16। एलसीएम लेंगे 16 आएगा, डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 12v माइनस, इन दोनों का डिवाइड करेंगे, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3v आएगा। ठीक है, तो 12v में से 3v चला गया तो कितना बचा, 9v अपॉन 16। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर इंटू v, इस टाइप से लिख सकते हैं इसको। तो हमारा जो नेक्स्ट टर्म होगा
वो होगा 3/4 का होल स्क्वायर इंटू बी। ठीक है, अब इसका भी 1/4 भाग बाहर निकालेंगे, इसका भी 1/4 भाग बाहर निकालेंगे, फिर इसी साइड इसी टाइप से श्रेणी बढ़ती आएगी। यहाँ देखो 3/4 की पावर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर देखो है नहीं है। यहाँ 3/4 की पावर समझ लो 1 है, यहाँ 2 हो गई, और यहाँ क्या हो जाएगी 3/4 की पावर क्यूब हो जाएगा, सीधा स्क्वायर था, फिर आगे क्यूब हो जाएगा और इंटू भी रहेगा। इस टाइप से ये श्रेणी बढ़ती रहेगी। तो क्या इसमें सारवांतर समान है? तो हम चलो देखते हैं इसमें सारवांतर कैसा है, किस टाइप का है। ठीक है, सारवांतर देखेंगे, यदि सारवांतर समान निकलेगा ठीक है तो सही है, यदि सारवांतर समान नहीं निकलता है तो दी गई श्रेणी ए भी नहीं है। तो पहले नंबर सारवांतर निकालेंगे दो पदों के बीच, तो सारवांतर डी इक्वल टू, ठीक है, सारवांतर निकालेंगे तो दूसरे वाले पद में से प्रथम पद घटाते, तो 3b/4 में से b माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, अपॉन में 1 करेंगे, 4 आएगा एलसीएम, डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3b, और फिर 1 का डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4b, कितना बचा -b/4। ठीक है, यहाँ माइनस के 4b में से 3b चला गया तो माइनस का b बचेगा, माइनस का b/4। ठीक है, पुनः सारवांतर, पुनः सारवांतर। अच्छा, इतना याद रखना कि किसी को भी अगर कोई भी सीरीज दी गई है, अगर एपी प्रूफ करना है तो सारवांतर निकाल के देख लेना है। यदि सारवांतर सेम आता है, समान आता है प्रत्येक पदों के बीच सारवांतर, तो वो दी गई श्रेणी एपी कहलाएगी। ठीक है, तो अगले वाले पद में से a3 माइनस a2 करेंगे हम। अब a3 माइनस a2 करते हैं तो इसमें आएगा तुम्हारा a3 की वैल्यू 3/4 का होल स्क्वायर b माइनस 3/4 इंटू बी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करते हैं कि 3/4 ले लेंगे कॉमन, 3/4 कॉमन ले लिया तो यहाँ एक बचेगा 3/4 बी माइनस, क्योंकि स्क्वायर लगा था, और इसमें 3/4 कॉमन में चला गया, बी बस बचेगा, यानी कि बी। आगे समझ में, ये शायद ऐसा लिख सकते 3b/4। इसको हम सॉल्व कर चुके 3b/4 माइनस बी को, इसको सॉल्व कर चुके, इनका सॉल्व कितना आता, इतना आता है ये अंदर वाला। ठीक है, तो 3/4 तो डायरेक्टली लिख देंगे, कितना लिख देंगे -b/4, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना -3b/16। ठीक है, अब देखो ये सारवांतर, इसका सारवांतर कुछ और आया, यहाँ सारवांतर कुछ और आया। ठीक है, तो लिख देंगे अतः, चूंकि सारवांतर समान नहीं है, चूंकि प्रत्येक पदों के बीच सारवांतर समान नहीं है। ठीक है, अतः दी गई श्रेणी एपी नहीं है। ठीक है, इतना लिख देंगे कि दी गई श्रेणी एपी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। तो पहले मीटर की खुदाई की लागत, ठीक है, और फिर बाद में 50 रुपए प्रति मीटर बढ़ती जाती है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे प्रथम पहले मीटर की खुदाई की लागत कितनी है, 150 रुपए। ठीक है, और इसके बाद प्रति
मीटर खुदाई की लागत, खुदाई की लागत इक्वल टू कितनी है, 50 रुपए प्रति मीटर। ठीक है, 50 रुपए प्रति मीटर बढ़ती जाती है। खुदाई की लागत 50 रुपए प्रति मीटर बढ़ती जाती है। ठीक है, तो 50 रुपए प्रति मीटर बढ़ती जाती है। तब श्रेणी तो सीरीज क्या बनेगी ये देखिए, पहले नंबर श्रेणी ही लिखेंगे। आप लोग समांतर श्रेणी मत लिख देना, क्योंकि अभी पता ही नहीं है कि ये समांतर श्रेणी बनने वाली है या नहीं है। ठीक है, तो पहले मीटर की 150 रुपए, फिर 50 और बढ़ जाएगी तो कितना आ जाएगा, 200 रुपए। फिर इसके बाद 250, फिर 50 बढ़ाते जाएंगे, 300, ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, अब इसमें हम निकालेंगे सारवांतर, कम से कम 2-3 बार निकालना है। ठीक है, तो सारवांतर D इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू 200 माइनस 150 इक्वल टू 50। ठीक है, पुनः सारवांतर D इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू, यानी तीसरे वाले पद में से दूसरा वाला पद घटाएंगे तो 50 मिलेगा। 250 में से 200 घटाएंगे तो 50 मिलेगा। ठीक है, पुनः सारवांतर एक बार और निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, A4 माइनस A3 यानी कि 300। A4 कितना है, 300। ठीक है, A1 A2 A3 A4 ऐसे कहलाता है। ठीक है, तो A4 कितना है, 300 माइनस 250, ये है A3। इसमें से घटाएंगे इसको तो कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। देखो सारवांतर सभी समान है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि प्रत्येक पदों के बीच सारवांतर समान है, अतः दी गई श्रेणी AP है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन से। तो पहले का चौथा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, तो इसमें मूलधन दिया गया है, यानी प्राइस दिया गया है। ठीक है, तो इसमें लिख लेंगे मूलधन कितना है, मूलधन कितना है, P इक्वल टू, P का मतलब होता है प्राइस, कितना है, 10,000। ठीक है, हाँ 10,000 है। ठीक है, दर कितनी है, दर रेट बोलते हैं इसको। ठीक है, दर कितनी है, 8%। आगे समझ में। तो मिश्र धन क्या होता है, इसमें A होता है मिश्र धन। तो मिश्र धन का जो फॉर्मूला होता है अमाउंट कहलाता मिश्र धन। ठीक है, तो इसको A से शो करते हैं मिश्र धन को। तो मिश्र धन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्राइस ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100⁻n। n क्या होता, n होता वर्षों की संख्या, मतलब पहला वर्ष होगा तो n इक्वल टू 1 रखेंगे, 2 वर्ष के लिए होगा तो n इक्वल टू 2 रखेंगे, और यदि 3 वर्ष के लिए होगा तो n इक्वल टू 3 रखेंगे। आगे समझ में, इस टाइप से रख लेंगे तो n की वैल्यू वो होती। ठीक है, तो हम मिश्र धन निकालेंगे, मिश्र धन निकालते हुए श्रेणी बनाएंगे। अब तो सूत्र ये वाला होता, याद रखना फॉर्मूला A इक्वल टू, तो पहले वर्ष का मिश्र धन, दूसरे वर्ष का मिश्र धन, तीसरे वर्ष का मिश्र धन, 3 वर्ष का मिश्र धन, इस टाइप से निकालेंगे। ठीक है, तब तो यहां लिखेंगे पहले वर्ष का मिश्र धन। ठीक है, तो पहले वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा, P। पहले लिखते A इक्वल टू होता है तो A इक्वल टू P, तो P का मान 10,000, 1
प्लस r अपॉन 100 यानी कि 8 अपॉन 100 की पावर 1। ठीक है। दूसरे वर्ष का मिश्र धन, दूसरे वर्ष का मिश्र धन, दूसरे वर्ष का मिश्र धन क्या हो जाएगा 10,000 यानी कि 2 वर्ष का मिश्र धन। सीधे यहाँ लिखेंगे 2 वर्ष का मिश्र धन, 2 वर्ष का मिश्र धन। ठीक है। तो 2 वर्ष का क्या हो जाएगा 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 2। इस टाइप से होता जाएगा। ठीक है। इसी टाइप से डॉट डॉट करके आगे में एक पद और लिख लेते हैं। 3 वर्ष का, टोटल 3 वर्ष तक का देख लेंगे मिश्र धन कितना हो जाएगा। 3 वर्ष तक का मिश्र धन, यहाँ क्या हो जाएगी पावर बढ़ जाएगी 3 वर्ष के लिए। रेट वही रहना है और मूलधन भी वही। ठीक है। तो अब 3 वर्ष का मिश्र धन है, ऐसे डॉट डॉट करके चलता रहेगा। तब श्रेणी, तब श्रेणी, श्रेणी क्या बनेगी, अभी श्रेणी बन रही ना कि समांतर श्रेणी। ठीक है। तो यहां देखेंगे तो पहले वर्ष के लिए ये अमाउंट था। ठीक है। दूसरे वर्ष के लिए ये अमाउंट हो जाएगा, तीसरे वर्ष के लिए ये अमाउंट हो जाएगा। ठीक है। इस टाइप से डॉट डॉट करके चलता रहेगा आगे भी। ठीक है। तो इसमें देखना हम सारवांतर निकाल के देखेंगे और सारवांतर निकाल के इसमें देखेंगे कि ये एपी है या नहीं है। ठीक है। तो सारवांतर तो वैसे ही समान नहीं है। देखना जब घातें बढ़ रही हों तो सारवांतर कभी समान नहीं होता है। तो इसमें डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है। तो देखो यहाँ इसकी घात 1 है पावर, यहाँ इसकी पावर 2 है, यहाँ इसकी पावर 3 है। तो सारवांतर तो कभी समान नहीं आएगा। ठीक है। तो ध्यान रखना। तो इसमें तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, सारवांतर निकाले बिना भी लिख सकते हो कि चूंकि सारवांतर समान नहीं है और ये दी गई श्रेणी एपी नहीं है, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है। तो लिख दूँ या सॉल्व करूँ, सॉल्व करने में ज़्यादा परेशानी जाएगी इसको, तो सीधे लिख देते हैं कि सारवांतर समान नहीं निकलेगा, सीधा लिख देंगे दी गई श्रेणी एपी नहीं है। देखो घात वाला पिछला भी हमने देखा था, पिछला जो आयतन बेलन क्या हवा का आयतन था वो 1/4 भाग बाहर निकाला था, वो वाला भी देखा था। उस वाले में भी घात बढ़ी थी 3/4 की, पहले 0 पावर थी, फिर 1 पावर, फिर 2 पावर, फिर 3 पावर, इस टाइप से था। तो वो भी एपी नहीं थी, हमने देखा था। तो इसमें भी ये एपी नहीं होगी। इसमें 1 पावर है, फिर 2 पावर है, फिर 3 पावर है, फिर पावर बढ़ती हो तो समझ लेना कि ये एपी नहीं है, वो एपी नहीं होती। फिर इसके बाद अगला है दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवांतर डी है। ठीक है। तो हमें एपी के 4 पद लिखना है। हाँ तो स्टार्ट करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन, दूसरे का पहला वाला क्वेश्चन। ठीक है। इसमें फर्स्ट टर्म है, दिया है क्या क्या दिया है, पहला पद दिया है 10 और हमें सारवांतर दिया गया है 10। ठीक है। तो हमें इसके 4 पद लिखना है। ठीक है। 4 पद लिखेंगे हम। तो इसका प्रथम पद ये हो गया, प्रथम पद a = 10। द्वितीय पद या दूसरा पद, दूसरा पद क्या हो जाएगा a2। क्या बोलेंगे इसको a2। प्रथम पद को a1 भी बोलते हैं। ठीक है। तो a2 होता a + d। हमने बताया था अभी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो व्यापक रूप बताया था उसमें बताया था कि दूसरा पद ये होगा। ठीक है। तो दूसरा पद ये हो जाएगा a + d। तो a की वैल्यू 10 और d की वैल्यू 10 = 20 हो जाएगा हमारा दूसरा पद। ठीक है। इसके बाद निकालेंगे तीसरा पद निकालना है a3। तो a + 2d ये होता है हमारा तीसरा पद। ठीक है। तो इस टाइप से निकालते जाएंगे। 10 + 2 × 10 = 10 + 20 = 30।
ठीक है। फिर इसके बाद चौथा पद निकालेंगे, चौथा पद निकालते a4, तो a प्लस 3d हो जाएगा चौथा पद। ठीक है, क्या हो जाएगा, a प्लस 3d हो जाएगा। तो a की वैल्यू 10 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 10 इक्वल टू, इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, यानी कि 10 प्लस 30 इक्वल टू 40। ये होगा ये p के चारों पद, ये वाला प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, चौथा, ये सभी आंसर। ठीक है, इस टाइप से तुम लोगों को ये क्वेश्चन करना है दूसरे के, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से। हम दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो, तो दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हो गया। दूसरे वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमें जो a दिया गया है वो है -2, और जो d है तो वो कितना है, d दिया गया है हमें 0। ठीक है, तो इसके हमें 4 पद लिखना है। तो बिल्कुल सिंपल है, सार्वधातुक 0 है तो इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सार्वधातुक 0 है तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा, जो है सो है। ठीक है, जो है वही रहेगा, जाओ करते हो। ठीक है, तो a कितना रहेगा, -2 प्रथम पद। दूसरा पद क्या होगा, a2 इक्वल टू a प्लस डी, a की वैल्यू -2 और प्लस d, d की वैल्यू है 0 इक्वल टू -2 ही आएगा सॉल्व करने पर। ठीक है, ऐसे ही इसमें होगा -2 प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। ठीक है, इसी प्रकार ये चौथा वाला पद निकालेंगे तो चौथे वाले पद में भी इंटू 3d मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें, तो 0 आएगा, -2 ही आएगा। ठीक है, तो ये 4 पद हो गए। ये आगे समझ में। तो ये दूसरा वाला क्वेश्चन हो गया, फिर वो सिंपल है तो आप लोग कर सकते हो सभी क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। सिर्फ ये चेंज कर देता हूँ, टाइम बर्बाद नहीं करें, आगे पढ़े। चलो, ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया दूसरे का, इसमें a इक्वल टू 4 है, d इक्वल टू -3, d इक्वल टू -3। तो इसको सॉल्व करते हैं। a का मान 4, ये प्रथम पद हो गया। द्वितीय पद निकालेंगे 4 प्लस -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 इक्वल टू 1। ठीक है, और फिर इसके बाद देखेंगे तीसरा पद निकालेंगे तो a की वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -3 इक्वल टू, इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 -6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -6 इक्वल टू -2 बचा। ठीक है, फिर इसके बाद अगला देखेंगे प्रथम पद 4 प्लस 2 नहीं 3 इंटू -3, डी की वैल्यू -3। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 इक्वल टू -5। आगे समझ में। तो ये हो गए अगली वाले जो प्रथम पद और सारबंधक दिया गया है उसके हमने आगे के 4 पद निकाल लिए। ठीक है, अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथे क्वेश्चन में जो प्रथम पद दिया गया वो -1 है और सारबंधक जो है कितना है, सारबंधक 1/2 है। प्रथम पद -1 और सारबंधक 1/2। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा 1। ठीक है, -1। दूसरा पद क्या हो जाएगा -1 प्लस 1/2। ठीक है, -1 में से 1 चला जाएगा, प्लस का 1 नहीं, प्लस का आधा, समझ लो आधा चला गया तो माइनस का आधा बचेगा क्या नहीं बचेगा। या तो डायरेक्ट लिख सकते हो, या सॉल्व करके फ्रैक्शन सॉल्व करके कर सकते हो, यानी कि -1 या यही सॉल्व कर लेते हैं। -1 इसके अपन 1 कर लो तो 2 आएगा एलसीएम, और 1 का डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, फिर प्लस 2 का डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो यानी कि -1/2। तो -1/2 या डायरेक्टली घटा सकते हो तुम लोग कि प्लस माइनस के 1 में से प्लस का आधा चला गया, समझ लो आधा चला गया तो आधा बचेगा, तो बस सीधा आधा लिख सकते हो तुम लोग। ठीक है, इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन, अगले वाला मतलब पद तीसरा पद है, तो इसमें -1 प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या हाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सीधा 1 आ जाएगा, या ऐसा कर लो कि 2 का मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे 1/2 में, कैंसिल 1 आएगा। ठीक है, तो ये 1 आ गया, तो -1 ये है और ये प्लस का 1 है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 0।
अब चौथा पद निकालेंगे, फोर्थ टर्म निकालेंगे, तो फोर्थ टर्म क्या होगा, -1 प्लस 3 इंटू 1/2 इक्वल टू -1, इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3/2। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कितना कहलाता है, 3/2 यानी कि 1.5 कहलाता है। 1.5 में से 1 चला गया माइनस का, ठीक है, तो आधा बचेगा, सीधा सीधा आधा बचेगा। इस टाइप से तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, बढ़िया। और ना हो तो फ्रैक्शन सॉल्व कर लेना उसमें, ठीक है, फ्रैक्शन सॉल्व भी कर सकते हो। तो ये हो गए तीसरे वाले का। चौथे वाले का कर रहे थे अभी, हाँ, ये चौथे वाले का आंसर हो गया, यहाँ चौथा नंबर नहीं डाला था, ये चौथे वाले का आंसर हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद करते हैं पांचवा वाला क्वेश्चन, इसी का भी पांचवा क्वेश्चन है। तो इसमें जो पांचवा क्वेश्चन है 5th नंबर का, ठीक है, इसको देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें ए दिया गया है -1.25 और डी दिया गया है -0.25। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। चलो, तो प्रथम पद हो जाएगा -1.25, यहाँ ए की वैल्यू हो जाएगी -1.25 प्लस डी की वैल्यू हो जाएगी -0.25। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि -1.25 माइनस 0.25 इक्वल टू माइनस माइनस के दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड होंगे तो कितना बचेगा, -1.5 इतना हो जाएगा। ठीक है, -1.5। चलो आगे करते हैं। -1.25 ए की वैल्यू, फिर 2 रखा, 2 इंटू डी की वैल्यू -0.25, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी -2 -1.25 माइनस इसका 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये माइनस माइनस के दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना आएगा, -1.75। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट अगला है ए की वैल्यू रखेंगे -1.25, फोर्थ टर्म निकालेंगे, तो इस इंटू 3 के पास नहीं, प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू है -0.25 इक्वल टू, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, ये तो जो पता रहेगा, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0.75 इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल मिला के ये माइनस का है, हाँ माइनस का है, इन दोनों को ऐड कर देंगे माइनस माइनस के, तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने चारों पद निकाल लिए इसके। अब अगला क्वेश्चन अगली क्लास में करवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।